हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम कॉमन आयन इफेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे थ्योरेटिकली बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो आज हम ये जो आपका कॉमन आयन इफेक्ट है इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, कॉमन आयन इफेक्ट को जानने से पहले आप ये जान लीजिए कॉमन आयन मतलब क्या है। कॉमन आयन का मतलब है जैसे कोई भी दो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या फिर कोई दो आपके सॉल्यूशन हैं, एटलीस्ट उसमें कोई कॉमन आयन हो। कॉमन आयन अभी इसमें हम एग्जांपल के थ्रू उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कॉमन आयन इफेक्ट ये है क्या, पहले ये जान लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स आपने पढ़े होंगे, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो होता क्या है कि अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में कि कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है और अगर उसमें वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो आपके एक दूसरे में मिक्स किए गए हैं उनमें कोई कॉमन आयन होता है, तो कॉमन आयन की प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो आयोनाइजेशन है, जो डिसोसिएशन है, वो आपका क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर इसको डिफाइन भी किया है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमेशा ध्यान रखिएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो होगा डिसोसिएशन वो सप्रेस होगा, इज सप्रेस्ड, दैट्स मीन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिक्रीज। ये जो सप्रेस्ड है, डिसोसिएशन सप्रेस्ड, इसका मतलब है इसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका कम हो जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कम हो जाता है। कब कम हो जाता है, जब उसमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है और कॉमन आयन वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता हो। दिस फिनोमिना इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। तो बहुत सिंपल है कि कॉमन आयन इफेक्ट के प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसका डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर देखिएगा, इनको हम दो एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, बहुत केयरफुली वॉच करें। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल फर्स्ट में, डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH इज डिक्रीज्ड ऑन एडिशन ऑफ सोडियम एसीटेट। ठीक है, मैं एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं कि जितने भी साल्ट सॉल्यूशन होते हैं, इधर मैं लिखे दे रहा हूं, साल्ट सॉल्यूशन जितने भी होते हैं, ठीक है, साल्ट सॉल्यूशंस आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हमेशा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही, यानी कि कहने का मतलब है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह ही कंसीडर किए जाते हैं। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि कहाँ हमको रीजन में कॉमन आयन इफेक्ट देना है, कहाँ पर हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देना है। अभी आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। तो और ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, कॉमन आयन इफेक्ट, ये दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आइए देखते हैं पहला एग्जांपल। हमने इसमें अभी जो बात की है वो ये की है कि ये जो आपका CH3COOH है, एसिटिक एसिड, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाएगा, डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाएगा जब वो उसमें ऐड किया जाएगा। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट का डिसोसिएशन किन आयंस में होगा, इनसे जो फर्निश होने वाले आयंस हैं वो कौन कौन से होंगे। देखिए, आपका जो एसिटिक एसिड है, ठीक है, इसका आयोनाइजेशन इसमें होगा, प्लस H+ इसमें होगा, और जो दूसरा है आपका सोडियम एसीटेट, इसका एसीटेट आयन में होगा, प्लस सोडियम प्लस में होगा। अब देखिए, ये जो आपका है यहाँ पर थोड़ा सा, ये जो आपका था, मैं इधर इसको लिखे दे रहा हूं, ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये वाला आपका वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग नीचे वाला है, ये आपका वीक है, और ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था कि जितने भी साल्ट सॉल्यूशन होते हैं, अब देखिए यहाँ पर जो
ये है, ये आपका क्या है, साल्ट है, सोडियम एसिडेट। किसका साल्ट है, इस एसिड का है। तो चाहे एसिड का साल्ट हो चाहे बेस का साल्ट हो, दोनों ही केसेस में उसका जो सॉल्यूशन है वो हमेशा एज इलेक्ट्रोलाइट, एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही ट्रीट किया जाता है। यहां पर हमने उसको नोट कर दिया है। अब देखो इसमें दोनों में एक आपको कॉमन आयन मिल रहा है, ये वाला, ठीक है। इन दोनों में ये क्या है, कॉमन आयन है, ठीक है। अब यही कॉमन आयन जो है इसकी वजह से क्या होता है, ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, CH3COH, क्योंकि ये वीक है। मैंने आपको ये बताया था कॉमन आयन की प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन है वो डिक्रीज होता है। तो यहां पर ये जो आपका है CH3COH किसकी प्रेजेंस में डिक्रीज हो जाएगा, ये आपका एसीटेट जो है, इसकी प्रेजेंस में इसका आयोनाइजेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिसोसिएशन इज सप्रेस्ड, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिक्रीज्ड, ठीक है। इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाती है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही ये दूसरा एग्जांपल हमने यहाँ नीचे मेंशन किया है, यहाँ भी ध्यान दीजिए जरा। डिसोसिएशन ऑफ NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज डिक्रीज्ड ऑन एडिशन ऑफ NH4Cl, यानी कि यहाँ पर देखिए ये जो आपका दिया है ये भी एक साल्ट है, किसका है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का साल्ट है, अमोनियम क्लोराइड और NaOH। तो यहाँ पर हमने दो चीजें मेंशन की हैं कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन डिक्रीज हो रहा है कब, जब हम NH4Cl ऐड कर रहे हैं या फिर NaOH ऐड कर रहे हैं, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। अब इसमें कॉमन आयन इफेक्ट कैसे लगेगा ये जरा देखते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल डिस्कस किया है, बिल्कुल वैसे ही इसको भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए NH4OH लिखा हुआ, पहले तो इसका डिसोसिएशन हम देख लेते हैं। NH4OH जो है इसका डिसोसिएशन किस में होगा, एक तो होगा NH4 प्लस में और दूसरा क्या होगा, OH माइनस में, ठीक है। दूसरा क्या है एग्जाम्पल, दूसरा है NH4Cl। NH4Cl आपका एक साल्ट है, इसका जो इलेक्ट्रोलाइट, ये जब एज इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ट्रीट किया जाएगा, यानी कि एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसको हम ट्रीट करेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो आपका है, यहाँ पे मेंशन किए दे रहा हूँ, ये आपका क्या है, ये वीक है, और ये क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। मैं इलेक्ट्रोलाइट नहीं लिख रहा हूँ, आप इसको सेल्फ अंडरस्टूड करें, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अब देखो होगा क्या, यहाँ पर ये कॉमन आयन है दोनों, ठीक है। यहाँ पर ये आपका क्या है, कॉमन आयन है, और इसी कॉमन आयन की वजह से ये जो NH4OH है इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर लिख सकते हैं नीचे NH4OH, यहाँ पर भी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर हम NaOH भी ऐड करते हैं, मैं यहाँ पे दूसरा भी मेंशन किए दे रहा हूँ, देखिए NH4OH में अगर आप, ये तो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में अभी डिस्कस किया ही है, ठीक है। NaOH भी अगर आप ऐड कर देते हैं तब भी आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। कैसे डिक्रीज हो जाएगा अभी आप तुरंत समझ जाएंगे, देखिएगा। ये NaOH जो है, अगर Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो रहा है, और ये आपका पता है आपको, ये वीक होता है, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। देखिए यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि आपका साल्ट हो या फिर एसिड बेस, कुछ भी हो सकता है उसमें ऐड करने पर। तो यहाँ पर जब इसको हम इसमें ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये कॉमन आयन आपको मिल रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पर इस कॉमन आयन की वजह से क्या होगा, इस कॉमन आयन की वजह से ये जो NH4OH है इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर चाहें तो नीचे लिख सकते हैं, डिसोसिएशन ऑफ NH4OH is
डिक्रीज्ड ड्यू टू कॉमन आयन। ठीक है, इसमें हम दोनों को एक ही स्टेटमेंट में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, कॉमन आयन। और ये जो कॉमन आयन आपके यहाँ पर बने हुए हैं वो कौन कौन से हैं, जरा उनको मैं मेंशन कर दूं। देखिए यहाँ पर NH4+ था, NH4+, और यहाँ पर क्या है, और OH-। ठीक है, ये वाला देखिए NaOH वाले केस में OH- कॉमन आयन है और यहाँ पर ये NH4+ कॉमन आयन है। तो देखिए यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। आपको बस ये पहचानना आना चाहिए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जब आप ये जान जाएंगे, और आई थिंक इतनी जो केमिस्ट्री आपने अभी पढ़ रखी है, जिन्होंने सारे वीडियो वॉच किए हैं, आई थिंक उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं बार बार बीच बीच में बताता जाता हूँ कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। ठीक है, तो जब आपको स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट पहचानना आ जाएगा तो कॉमन आयन इफेक्ट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और अभी कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं, ठीक है, कुछ थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि कॉमन आयन इफेक्ट से रिलेटेड हैं, तो उनको हम जानेंगे, और उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं उनको भी जानेंगे, क्योंकि उन पे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस 1 मार्क्स वाले या फिर मल्टीपल चॉइस में असर्शन रीजन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो उसको नोट कर लीजिए। और अभी हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट भी डिस्कस करेंगे। ये कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, और इनसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। चलिए देखिए, पहला नोट है, ये आपकी 2 कंडीशंस हैं कॉमन आयन इफेक्ट के लिए। कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर पुटअप किया जाता है तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये कॉमन आयन इफेक्ट बेस्ड है। देखिए पहली कंडीशन ये है, बोथ इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी कंटेन 1 कॉमन आयन। अगर 2 इलेक्ट्रोलाइट आपके कहीं भी मेंशन किए जा रहे हैं तो उनमें कम से कम एक कॉमन आयन होना चाहिए। ठीक है, अगर कॉमन आयन है तो वहाँ पर आप कॉमन आयन इफेक्ट लगा सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोलाइट दिए तो होते हैं, दोनों में कॉमन आयन भी होता है, बट दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, वहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट आप नहीं लगाएंगे, नहीं अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, इफ़ 2 इलेक्ट्रोलाइट्स आर टेकन 1 इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी वीक, यानी कि अगर 2 इलेक्ट्रोलाइट लिए गए हैं तो एक कम से कम दोनों में से वीक होना चाहिए। अगर वो वीक है तभी आप कॉमन आयन इफेक्ट उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोनों वीक हैं तब भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं, दोनों स्ट्रांग हैं तब भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये 2 कंडीशंस हैं कॉमन आयन इफेक्ट के लिए। ठीक है, अगर किसी न्यूमेरिकल में दोनों कंडीशन एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं या फिर किसी क्वेश्चन में एग्जिस्ट कर रही हैं, तभी आप वहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट देंगे या कॉमन आयन इफेक्ट आप मेंशन करेंगे। देखिए यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे कि स्ट्रॉन्ग का केस अगर है तो वहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगाएंगे, तो फिर हम क्या लगाएंगे। ठीक है, देखिए दूसरा नोट हमने उसी के लिए दिया है, फॉर दिस रीजन ऑन एडिंग HCl BaCl टू सोल्यूशन। जब हम बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन में HCl सोल्यूशन ऐड करते हैं तो होता क्या है कि जो प्रेसिपिटेट आता है, ठीक है, वो आपका जो प्रेसिपिटेट है वो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से नहीं आता है। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से नहीं आता है, जबकि यहाँ पर Cl नेगेटिव और यहाँ भी Cl नेगेटिव, BaCl2 में भी Cl माइनस आयन बनेगा और यहाँ पर भी HCl में भी Cl माइनस आयन बनेगा। दोनों में Cl माइनस यानी कि कॉमन आयन है, बट HCl और BaCl2 दोनों के दोनों आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। मैंने आपको बताया है ऊपर भी कि कम से कम एक आपका 2 इलेक्ट्रोलाइट्स में से एक आपका वीक होना चाहिए। तो यहाँ पर जब HCl को BaCl2 में ऐड करते हैं तो प्रेसिपिटेट तो वाइट बनता है, बट जो वो आपका प्रेसिपिटेट है वो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से नहीं आता, वो आपका साल्टिंग आउट इफेक्ट की वजह से आता। मैंने यहाँ पे लिखा है दो हैव कॉमन आयन Cl नेगेटिव, यानी दोनों में कॉमन आयन है, बट बोथ आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। HCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और BaCl2 भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसलिए दोनों में जब स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगता है, यहाँ पर क्या होता है, साल्टिंग आउट इफेक्ट होता है। और इसी साल्टिंग आउट को इफेक्ट को हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से डिस्कस करते हैं। ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है इसको हम
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम केवल इतना ही जान लेते हैं कि जब हमारा कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होता है और अगर प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो वहाँ पर सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट से उसे एक्सप्लेन किया जाता है। और ये जो इफेक्ट होता है जो आपका कॉमन आयन इफेक्ट के अल्टरनेट है, यानी कि कॉमन आयन इफेक्ट के अदरवाइज जो इफेक्ट आता है किसी भी क्वेश्चन में तो आपका होता है सॉल्टिंग आउट इफेक्ट। ध्यान रखिएगा इसको। अब यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए सेकेंड ग्रुप जो आपका एनालिटिकल जो आपके एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स का जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है उसमें सेकेंड ग्रुप में H2S गैस पास करते हैं। ठीक है, H2S गैस प्लस डाइल्यूट HCl जो है वो ग्रुप रीजेंट होता है। ये मैंने आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस पे वीडियो भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड ग्रुप के रेडिकल एनालिसिस में जब हम टेस्ट करते हैं रेडिकल्स को तो वहाँ पर H2S गैस HCl के साथ में पास कराते हैं। तो यहाँ जैसे ही H2S गैस HCl की प्रेजेंस में पास होती है तो H2S गैस का डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि H2S गैस वीक होती है, HCl आपका स्ट्रांग होता है। मैंने आपको कॉमन आयन इफेक्ट बताया है। कॉमन इफेक्ट में क्या बताया है कि वीक जो आपका होता है इलेक्ट्रोलाइट उसका डिसोसिएशन सप्रेस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर जब H2S का यहाँ पर लिखा भी है डिसोसिएशन ऑफ H2S गैस इज सप्रेस्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन H+। देखिए H2S और HCl दोनों में एक कॉमन आयन है। H2S किस में डिसोसिएट होगा? H+ एंड S-2 में। ठीक है, और HCl H+ एंड Cl- में। तो दोनों में H+ क्या है? कॉमन आयन है। कॉमन आयन है, एक वीक है एक स्ट्रांग है, कॉमन आयन इफेक्ट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये आपका सप्रेस हो जाता है H+ आयन कॉमन आयन इफेक्ट कॉमन आयन के प्रेजेंस में तो होता क्या है, यहाँ पर यहाँ से जो दूसरा आयन निकलता है सल्फाइड S-2 ये लिखा हुआ है, ये इतनी ही अवेलेबल हो पाती है कि जो आपके सेकेंड ग्रुप के बेसिक रेडिकल हैं वही केवल प्रेसिपिटाइट हो पाए। यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको S-2 की ही अवेलेबिलिटी पे क्यों बताया है। ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि जो सेकेंड ग्रुप के जितने भी रेडिकल्स हैं वो सब एज सल्फाइड प्रेसिपिटाइट होते हैं। यानी कि जैसे आपका लेड है तो लेड सल्फाइड बनाएगा, कॉपर है तो कॉपर सल्फाइड बनाएगा, आर्सेनिक है तो आर्सेनिक सल्फाइड बनाएगा। तो ये सेकेंड ग्रुप के जितने भी बेसिक रेडिकल हैं वो सब सल्फाइड के फॉर्म में आते हैं, इसलिए यहाँ पर सल्फाइड आयन की अवेलेबिलिटी हमें डिक्रीज करनी होती है। सेकेंड पॉइंट है इन क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ थर्ड ग्रुप। देखिए थर्ड ग्रुप में क्या होता है, थर्ड ग्रुप में जो भी आपके रेडिकल हैं क्रोमियम है, क्रोमियम ट्रिपल+, आयरन ट्रिपल+ एंड एल्यूमिनियम ट्रिपल+, ये तीनों रेडिकल आपके हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटाइट होते हैं। तो यहाँ पर हम OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। देखिए होता क्या है, इसमें NH4OH NH4Cl की प्रेजेंस में क्या किया जाता है, पास किया जाता है या ऐड किया जाता है। तो यहाँ देखिए NH4Cl क्या है, मैंने आपको अभी बताया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और NH4OH आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जब इसकी प्रेजेंस में ये आता है तो इसका डिसोसिएशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब जब इसका डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगा तो इससे जो निकले हुए OH- यानी कि OH नेगेटिव आयंस हैं उनका भी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि जब ब्रेकिंग बंद हो जाएगी तो ये नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस भी आपके कम बनेंगे, यानी कि उसकी डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगी। तो जब ये कम हो जाएंगे तो OH नेगेटिव आयन उतने ही अवेलेबल हो पाते हैं जितने से थर्ड ग्रुप के रेडिकल्स हमारे प्रेसिपिटाइट हो पाए। यहाँ सल्फाइड रेडिकल की अवेलेबिलिटी देखते हैं, यहाँ पर थर्ड ग्रुप में OH नेगेटिव सल्फाइड रेडिकल नहीं, सल्फाइड आयन की अवेलेबिलिटी देखते हैं और यहाँ पर OH नेगेटिव आयन की अवेलेबिलिटी देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में थर्ड है पॉइंट आपका इन क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ फिफ्थ ग्रुप। फिफ्थ ग्रुप में क्या होता है, अमोनियम कार्बोनेट को NH4OH या NH4Cl की प्रेजेंस में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। यहाँ पर NH4OH लिखा है, अगर आप चाहें तो NH4Cl भी लिख सकते हैं। तो होता क्या है, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रांग हो जाता है। हालांकि देखो ये है वीक आपका, बट अभी इसके कंपैरिजन ये ज़्यादा स्ट्रांग है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इससे कौन से आयन मिलते हैं, इन दोनों में कॉमन आयन क्या है, NH4+, इसमें भी है और यहाँ भी है अमोनियम आयन। तो जब अमोनियम आयन का अमाउंट सप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये इतना ही इसमें आ पाता है, आयोनाइज हो पाता है कि वो केवल आपका
फिफ्थ ग्रुप के बेसिक रेडिकल्स को ही प्रेसिपिटाइट कर पाए। यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, जितने भी आपके वो फिफ्थ ग्रुप के रेडिकल्स हैं वो सब अमोनियम आयन के साथ में ही प्रेसिपिटाइट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैटर के साथ में, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट के साथ में। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।